नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गिरीश स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हिंदी वर्णमाला पढ़ाने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, हिंदी वर्णमाला उसमें ज़रूर आता है और अच्छे खासे यानी 2-3 नंबर के क्वेश्चन हिंदी वर्णमाला से आते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको हिंदी वर्णमाला पढ़ाने वाला हूँ और तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा डीपली पढ़ना है तो इसी चैनल पे कष्ट निवारक सीरीज से हिंदी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा डीपली पढ़ाया गया है, तो आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और हिंदी वर्णमाला पढ़ाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। और बात करें यहाँ पे स्वर की, तो स्वर स्वर उनको कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के और विघ्न बाधा के होता है, उनको स्वर कहते हैं। और मात्रा के आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं। तो पहले बात करें, पहला यहाँ पे है हारस्य स्वर। हारस्य स्वर को लघु स्वर, मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि इनमें से मूल स्वर कौन सा है या हारस्य स्वर कौन सा है। मतलब आपने अगर हारस्य स्वर पढ़ रखा है, लेकिन एग्जाम में आ जाएगा कि इसमें से लघु स्वर कौन सा है। तो आपको बता दूं, ये इनकी संख्या 4 होती और यही लघु स्वर और हारस्य स्वर होते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री, यही लघु स्वर, हरस और एक मात्रिक स्वर होते हैं। और बात करें दूसरे नंबर का, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर गुरु स्वर, संयुक्त स्वर या दो मात्रिक स्वर। मैं बात करूं कि एग्जाम में डायरेक्ट आ जाएगा कि संयुक्त स्वर इनमें से कौन सा है, तो आपको टिक करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इनकी संख्या 7 होती है और ये बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ और ओ, ये संयुक्त स्वर हैं। डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है कि इनमें से गुरु स्वर कौन सा है। आपने दीर्घ स्वर पढ़ रखा है, लेकिन एग्जाम में आ जाएगा इनमें से द्विमात्रिक स्वर कौन सा है। तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि हिंदी में स्वरों की संख्या, स्वर दो प्रकार के होते हैं और संस्कृत में 3 होते हैं। एक होता है प्लुप्त स्वर, जो कि संस्कृत में उसका यूज होता है। और अब बात करते हैं व्यंजन की। तो आपको पता होगा व्यंजन 39 होते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो 25 होते हैं। इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ये 25 जैसे होता है ना, 5 का वर्ग 25 होता है, वैसे इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इनमें पहला आता है कंठ, दूसरा आता है तालु, तीसरा आता है मूर्धन, चौथा आता है दंत और ओष्ठ। यानी का वर्ग को कंठ कहते हैं, चा वर्ग को तालु, टा वर्ग को मूर्धन, ता वर्ग को दंत और पा वर्ग को ओष्ठ कहते हैं। तो आप बता दूं कि का वर्ग में का, खा, गा, घा, अड़ा आता है, और चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया, टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, और ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना, और पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। और इनकी संख्या 5 होती है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो ये देख रहे हैं आप अंगायानामा, इनको नासिक के व्यंजन भी कहते हैं। इनको डायरेक्ट एग्जाम में आ जाएगा कि नासिक व्यंजन इनमें से कौन सा है, तो आपको इन्हीं में से टिक करना है। आप इसको एक बार देख लीजिए। और इनको याद करने का ट्रिक भी बता दे रहा हूँ। आपने केटीएम बाइक देखा होगा, तो बच्चा अपने पापा से कहता है, पापा मुझे केटीएम बाइक दो। केटीएम केटीएम और बाइक दो। तो का वर्ग को कंठ कहते हैं, चा वर्ग को तालु कहते हैं, टा वर्ग को मूर्धन्य कहते हैं और ता वर्ग को दंत कहते हैं और पा वर्ग को ओष्ठ कहते हैं। और आप ऐसे याद कर सकते हैं, पहले आपको केटीएम याद करना है, फिर आपको याद करना है कचा टाटा पा, का चा टा ता पा, कचट तप केटीएम दो, कचट तप केटीएम दो। ऐसे जब याद करेंगे तो आपको ये वर्ग कंप्लीट हो जाएगा। और डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है कि इनमें से टा वर्ग का तीसरा व्यंजन कौन सा है, और ऐसे आ जाएगा एग्जाम में, तो इसको आपको ध्यान देना है। और आगे बात करें,
अंतस्थ व्यंजन, तो आपको बता दो अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। और जैसे कि आपको दिख रहा होगा अंतस्थ व्यंजन यानी या रा ला वा अंतस्थ व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। ऊष्म ऊष्म या आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, ऊष्म ऊष्म यानी गर्म। तो मैं आपको बताऊं ऊष्मा ऊष्म अगर जब आप सा हा जब आप बोलेंगे तो आपके शरीर से गर्म हवा आएगी तो उसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे आप बोल के देखिए सा हा, जब आप बोलेंगे और अपने मुंह के सामने हाथ करेंगे तो आपके शरीर से गर्म हवा आएगी और वो आपको महसूस होगा। और अगर आप कोई सा वर्ड बोलते हैं तो शायद गर्म हवा ना आए, लेकिन आप सा हा बोलेंगे तो आपके शरीर से गर्म हवा आएगी, इसीलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और बात करें आगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन इनकी संख्या 4 होती है। और बात करें इनको संयुक्त व्यंजन आगे बात करेंगे। संयुक्त व्यंजन छात्रा ज्ञा स्रा, इनकी संख्या 4 होती है, छात्रा ज्ञा स्रा। और आपको बहुत ही ज़्यादा डीपली पढ़ना हो तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से आप जाके पढ़ सकते हैं। और आगे बात करें उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन को द्विगुण या आगत या नवविकसित या तारणजात या विकसित व्यंजन कहते हैं। एग्जाम में आ जाएगा कि तारणजात व्यंजन किसे कहते हैं, तो आपको ये याद देना है, ये आपको याद रखना है। और बात करें कि ये इनके मात्राओं के बारे में बात करें तो आपको ये तो पता ही होगा पहले से, लेकिन मैं जिनको नहीं पता उनको बता दे रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं छोटा का कोई मात्रा नहीं होता तो उसको ऐसे लिखते हैं। और ये बड़ा आ, इसकी मात्रा ऐसे होती है खड़ी पाई, तो इसको आप लिखते हैं। और ये जो है ये छोटी ई की मात्रा है, और ये बड़ी ई की मात्रा, और ये छोटा ऊ, और ये बड़ा ऊ की मात्रा। और ए की मात्रा ये है, और ए की मात्रा इसी में 2, और ओ की मात्रा ये है, और औ की मात्रा ये है। और आपको बता दूं कि इनका प्रयोग कैसे होता है। तो आम का आपको पता है, आम को ऐसे लिखते हैं, और ये जो किरण देख रहे हैं इसमें छोटी ई की मात्रा लिखी है, और ये जो कीमत है इसमें बड़ी ई की मात्रा है। और ये रुपया में आपको डायरेक्ट एग्जाम में आ जाएगा कि रुपया में कौन सी मात्रा का उपयोग किया गया है। तो आपको ध्यान देना है, रुपया में छोटा ऊ की मात्रा का उपयोग किया गया। और ये जो रूप लिखा है, रुपया ऐसे लिखते हैं, और रूप जो लिखा है ये ऐसे लिखते हैं रूप। इसको बड़ी ऐसे, ये जो है ये बड़ा ऊ की मात्रा का उपयोग किया गया है। और ये री की मात्रा है कृपया। और ए जो आप ये देख रहे हैं ए, केवल में ए की मात्रा, और कैसा में ए की मात्रा। और जो कोमल देख रहे हैं उसमें ओ की मात्रा है, और औ की मात्रा कौशल, जैसे आप औरत वाला औ इसको कौशल कहते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मात्रा को स्वरों का समरूप या ग्रेफिम भी कहते हैं। ये जो मात्रा है, आप लोग ये जो मात्रा देख रहे हैं इसको स्वरों का समरूप या ग्रेफिंग कहते हैं। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, आप लोगों को शायद ना दिखा हो अभी तक, लेकिन ये डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है। और अब बात करें आगे, उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा के आधार पर। तो आपको ये पहले आपको मैंने बताया, हर्ष या लघु स्वर इनके उच्चारण में, हर्ष या लघु स्वर इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। इनकी संख्या 4 होती है। और इनकी संख्या आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। और आगे बात करें दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर इनके उच्चारण में हर्ष स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। इनकी संख्या 7 होती है। तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, इनकी संख्या 7 होती है। और बात करें प्लुत स्वर या बहुमात्रिक या त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में यानी दीर्घ से 3 गुना समय लगता है। जैसे आप कहते नहीं ओम, तो यहाँ पे 3 गुना समय लगा है, इसलिए इसको प्लुत स्वर कहते हैं। प्रायः संस्कृत में और वैदिक संस्कृत में उपयोग होता था, अब ये नहीं होता हिंदी में। और आगे बात करें
ये चार्ट आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। वर्णमाला मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग, और ये 5 वर्ग है। और ये है कंठ, तालब, मूर्धन, दंत, ओष्ठ, कंठ तालब, दंत ओष्ठ, कंठ ओष्ठ। और यहाँ तक आप जो देख रहे हैं, यहाँ तक ये है, सॉरी यहाँ ये नहीं है, हाँ यहाँ तक आपको दिख रहा होगा जो पंचम वर्ग यानी वर्गीय व्यंजन जो आपने शुरू में पढ़ा था वो है ये कंठ वर्ग का का खा गा घाड़ा चा छा जा झैया टा ठा डा ढाड़ा ता था दा धमा। और जो ये आप देख रहे हैं, उसके बाद में आपको बता दूं कंठ वर्ग में यहाँ पे आ भी आता है, छोटा आ, और बड़ा और हा आता है। हा को विसर्ग भी कहते हैं। और उसके बाद में तालब में ई यस आता है। जैसे आप बोलिए ई यस, जैसे यस आप लिखते नहीं है यस, तो उसी में ई लगा दीजिए और आप ऐसे पढ़िए ई यस, तो आपको ये ट्रिक के थ्रू याद हो जाएगा। और ये मूर्धन में री और रा और सा मूर्धन में आता है। और सा ला जा, इसमें सा और ला और जा ये दंतब होता है, दंत होता है। और ओष्ठ में ऊ, जब आप ऊ बोलेंगे तो आपका ओठ का उपयोग होगा। और कंठ तालब में जब आप बोलेंगे तो कंठ और तालु का उपयोग होगा। दंत ओष्ठ वा और फा दांत और ओष्ठ की सहायता से। और कंठ ओष्ठ ओ आ ये कंठ और ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है। और आगे बात करें अल्प प्राण और महाप्राण, तो मैं इसका आपको ट्रिक भी बता दूंगा अभी। तो जैसे आपको बता दूं हर वर्ग का, जैसे ये पीछे आप देखिए हर वर्ग अल्प प्राण यहाँ पे पहला, तीसरा और पांचवा होगा। जैसे आप देखिए अल्प प्राण यहाँ पे पहला, तीसरा, पांचवा ये अल्प प्राण है। तो आपको बता दूं यहाँ पे आपको 5 कर लीजिए, इसको हटा के 5 कर लीजिए। तो हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और या रा ला वा और अड़ा और सभी स्वर, इनकी संख्या 20 होती है। और सभी स्वर तो आपको बता दूं कैसे याद करना। अल्प मतलब थोड़ा होता है, अल्प मतलब थोड़ी प्राण की आवश्यकता होती है। अल्प को आप ऐसे याद करिए, अल्प पहला, तीसरा और पांचवा जब बोलेंगे तो आपको यहाँ पे अल्प जो आप 3 देख रहे हैं इसको आप बोलिए, ऐसे आ लिखा हुआ है तो आपको याद हो जाएगा कि पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है। और बात करें महाप्राण की, इसकी भी मैं ट्रिक बता रहा हूँ। महाप्राण में हर वर्ग का दूसरा और चौथा और सा हा, जैसे आप सा हा बोलेंगे तो आपका ज़्यादा प्राण मतलब ज़्यादा एनर्जी लग रही है। और अड़ा और ये 15 होते हैं। जैसे आपको बता दूं, आप जब इनको याद करने का ट्रिक भी बता दे रहा हूँ। जब आप माँ लिखते हैं माँ, तो यहाँ पे आप ये हटा दीजिए, ये नीचे का हटा दीजिए तो आपको ये 4 की तरीके से दिख रहा होगा, 4 की तरीके से। तो और इसको आपको 2 से डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा 2। तो आप ये देखिए 4 और 2, चौथा और दूसरा महाप्राण प्लस सा हा प्लस अड़ा, इसको आपको ऐसे याद करना है। और अब बात करें अघोष और सघोष, तो आपको बता दूं अघोष में पहला व्यंजन का पहला वर्ग, दूसरा और वर्ग और सा यहाँ पे हा नहीं आता है, हा यहाँ पे नहीं आएगा, केवल सा ये अघोष का है। और सघोष या घोष, इसको दोनों को एक ही कहते हैं। घोष या सघोष एक ही है, मतलब इसके 2 नाम हैं। तो हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और हा यहाँ पे आएगा, हा आप यहाँ पे देख लेंगे। और या राला वा प्लस सभी स्वर, जो 13 स्वर हैं सभी स्वर यहाँ पे आ जाएंगे। और इनको याद करने का ट्रिक भी बता दे रहा हूँ। तो अघोष यानी आगे, अघु जैसे आप बोलते हैं आगे आगे, अघोष ऐसे, अघोष में पहला दूसरा आएगा, अघोष का पहला दूसरा।
और सघोष में सब आ जाएंगे। अघोष में पहला दूसरा, सघोष में सब आ जाएंगे, घोष या सघोष में सब आ जाएंगे। तो आपको ऐसे याद करना है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही मैं सारे चैप्टर का वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप लोगों को मैं बता दूं कि आप ऐसे ही हर चैप्टर का वीडियो मैं आपको 10 मिनट और एक फुल वीडियो भी 2 तरीके का वीडियो लाऊंगा। और जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तब मैं प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।